होने के बाद भी पीरियड्स आते हैं क्या, और पीरियड्स अगर आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं। तो इसको समझना है तो सिंपल सी बात है, हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है कि हम जिसको बोलते हैं कि पीरियड ब्लड आता है, वो पीरियड ब्लड होता क्या है ना, व्हाट इज दैट, वो समझ में आ गया तो हम आराम से इस चीज को क्रैक कर लेंगे। तो हमने देखा ही था कि फीमेल बॉडी जो है, फीमेल का जो जेनाइटल सिस्टम है, उसमें दो पाइप होती हैं जिनको हमने बोला था फेलोपियन ट्यूब। ये पाइप जो है यही वो जगह है जहां पे अंडा और शुक्राणु, है ना, एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं। इन पाइप्स के एंड पे ऐसे ऐसे झालर जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको हमने कहा था फिम्ब्री या फिम्ब्रिया। अब ये फिम्ब्री जो है ये ऐसे मानिए कि उंगली की तरह होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इनका काम है अंडे को पकड़ के खींचना। और अंडा जहां बनता है वो फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में यही होता है, एक जोड़ी हर फीमेल के पास जो है ओवरी होती है, जिसको अंडाशय कह देते हैं। अब ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये छोटी छोटे 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 ये है फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब ऐसे समझो कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर अंडा बनेगा, या मैं ये कहूं आधा बना पड़ा है। हर महीने कोई एक सबसे ज्यादा मैच्योर अंडा जो होता है वो रिलीज होता है, ज्यादा सही बोलूं तो। छोटी बच्ची जब पैदा होती है ना, उसके अंदर भी अंडे होते हैं, बट वो मैच्योर फेज में नहीं होते। तो मान लो यहां पे एक मैच्योर अंडा बना। अब ये जो है ना, ये अक्सर फीमेल में जो उसका महीना होता है 28 दिन का, फीमेल में से 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल का। फर्स्ट डे हम कहां पे लेते हैं, फर्स्ट डे लेते हैं पीरियड्स का पहला दिन। तो पहले से फिफ्थ डे तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टाइम जो है, इसको ब्लीडिंग पीरियड कह लो या कुछ भी कह लो, ये 5 दिन। तो ये पहला है, ऐसे पांचवां छठा सातवां ऐसे करके। तो अप्रोक्सीमेटली फीमेल के अंदर 14th डे जो होता है, 14 डेज के बाद, किसी में 13 दिन पे, किसी में 14 पे, किसी में 15 दिन पे, 14वें दिन क्या होता है फीमेल में, इधर से एक बार इधर से, ये अल्टरनेटिवली चलता है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, ऐसे चलता है उसकी लाइफ में। तो 14वें दिन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन को कहते हैं अंडोत्सर्ग। अब ये जो ओवुलेशन होता है, तो यहां से अंडा बाहर आएगा ऐसे ऐसे। अब जैसे ये अंडा बाहर आएगा ना, ये मैंने बताया उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, यहां से ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे ऐसे वो मूव करती हैं ऐसे। तो वो अंडे को ऐसे पकड़ के खींच लेंगी। तो इमेजिन करो अंडे को पकड़ के इसने खींच लिया, और स्ट्रक्चर का नाम मैंने बताया था आपको, इनको बोलते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया, है ना। और इसके 3 नाम मैंने बताए थे आपको, वो तीनों मैंने उस टाइम बता दिए थे आपको ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये अंडा यहां आ गया अब इस जगह। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओवुलेशन अगर हुआ है, तो अंडा तो मैंने कहा यहां पड़ा था, तब से पड़ा था जब बच्ची पैदा हुई है, तब से उसके अंदर हजारों अंडे हैं। अब इस टाइम पे भी इसके अंदर कई अंडे इधर है, कई अंडे इधर हैं, तो एक ही क्यों निकला, और सबसे मैच्योर ही क्यों निकला, और 14वें दिन ही क्यों निकला। तो इसका जवाब है हॉर्मोन्स। तो जो फीमेल है उसकी की पूरी बॉडी को हॉर्मोन्स जो है वो गवर्न करते हैं। अब वैसे तो मेल की बॉडी को भी हॉर्मोन्स ही चला रहे हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी में हॉर्मोन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एफएसएच, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एलएच। एफएसएच का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जो है वो अंडाशय को या ओवरी को ये बोलता है अंडा मैच्योर करो, बजाय बनाने के, ये वर्ड याद रखना, मैच्योर करो। फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मैच्योर करो। तो इसकी वजह से अंडा बाहर आता है, इसकी वजह से मैच्योर होता है। और एलएच जो है ना, एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइज करता है। ल्यूटिनाइज का मतलब है रिलीज करो, एग को रिलीज करो। तो फीमेल में 14th डे पे, 14वें दिन पे, अगर फीमेल की बॉडी का ग्राफ हम बनाएं तो 14वां दिन अगर मान लो ये है 14th डे, ऐसे ये 14th डे है, 28 दिन का साइकिल है, बीच में 14 ले लिया। तो 14th डे पे एकदम से फीमेल में एलएच का लेवल बढ़ता है ऐसे, और इस एलएच के बढ़े हुए लेवल की वजह से ही ओवुलेशन होता है। ठीक है। अब एलएच का लेवल अकेला नहीं बढ़ेगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी इंपैक्ट करता है, जो फीमेल की बॉडी के मेन हार्मोन है। तो अब फीमेल का जो ये वाला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गर्भाशय, गर्भ, और वैसे इसको पूरी दुनिया में यूट्रस कहते हैं। ये मैं ये हमेशा समझाता हूं स्टूडेंट्स को कि ये तुम्हारा पहला घर था, सबसे पहले यहीं पे रहना शुरू किया था। ठीक है। अब यूट्रस जो होता है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, 1, 2, और तीसरे वाली को मैं फिर से, चलो इन्हीं को 3 मान लेते हैं। ये जो सबसे बाहर है, एक ये लेयर हो गई, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर ये हो गई दूसरी, और तीसरी ये हो गई।
जो सबसे बाहर है पेरीफ्री, इससे याद रखना पेरीमेट्रियम इसको बोल देते हैं। फिर उसके बाद आ गई मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली हो गई एंडोमेट्रियम। अब यहां पे दो बातें याद रखने की हैं कि ये जो अब इसके अंदर और अच्छे से दिख जाएगा एनसीईआरटी वाले में, कि जो एंडोमेट्रियम है ये सबसे अंदर की लेयर है। अभी जो पीरियड्स की बात करेंगे वो एंडोमेट्रियम से ही समझ में आएगी। मायोमेट्रियम बीच की लेयर है और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम है। तो एक बार यही क्वेश्चन आया हुआ है कि जीके में देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई जब सिजेरियन कर रहे हैं या जब यूट्रस में कट लगा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी वाली लेयर कटती है। तो इन तीनों के नाम ऑप्शन के अंदर है, तो सबसे बाहर वाली सबसे पहले कटेगी तो पेरीमेट्रियम हो गई। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो कौन सी लेयर उसको पोषण देती है, कौन सी लेयर उसको खाना देती है। तो एंडोमेट्रियम देती है क्योंकि सबसे अंदर है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम। एक और सवाल पूछते हैं, वो सवाल क्या पूछते हैं कि बताओ कौन सी लेयर है जो बच्चे को पैदा करने में हेल्प करती है। तो जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, जब बच्चा अंदर पूरा 9 महीने का हो जाता है, उस टाइम बच्चे को पुश करने का काम मायोमेट्रियम करती है। तो जब मां प्रसव में होती है, लेबर पेन्स में होती है, उस टाइम मायोमेट्रियम जो है इसके अंदर होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब संकुचन। अब इसको समझे बिना आप पीरियड्स जो आ रहे हैं उसका कनेक्शन नहीं समझ सकते। तो होगा क्या, यहां ओवरी थी, ओवरी से एग निकला, अंडा निकला, वो अंडा इन्होंने खींच लिया फिम्ब्रिया ने, फिम्ब्रिया से खींच के अंडा यहां आ गया, यहां बैठा अंडा। अब अंडा इधर जो मूव कर रहा है ना, यहां से यहां, अंडे की इस मूवमेंट में लगे इसको 6 से 12 घंटे, अंडा यहां आ गया। अब जब अंडे ने चलना शुरू किया तो फीमेल की बॉडी अचानक से एंडोमेट्रियम को थिक बनाना शुरू कर देगी। तो जो एंडोमेट्रियम है वो मोटी होनी शुरू हो जाएगी, फूलनी शुरू हो जाएगी। तो फीमेल की बॉडी में इस तरह का सिस्टम है कि अगर मैं ये कहूं, ये एक फीमेल की यूट्रस की पिक्चर में ले रहा हूं ऐसे ऐसे, तो पहले उसकी जो एंडोमेट्रियम थी वो ऐसी थी, दिस इज एंडोमेट्रियम। अब जैसे ही ये फीमेल ओवुलेट होगी, ओवुलेट का मतलब इसमें जैसे इसमें अंडा बनेगा फीमेल में, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं इधर ऐसे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये ऐसे थिक हो जाएगी। अपन इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ऐसे थोड़ी और, ये ऐसे हो जाएगी, खूब मोटी लेयर हो जाएगी ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। ध्यान से सुनना बात को, ऐसे। अब ये थिक क्यों हो रही है, एंडोमेट्रियम जो है ये थिक क्यों हो रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को ये उम्मीद है कि ये जो अंडा है ये अंडा स्पर्म से मिलेगा और बच्चा बनके यहां आके चिपकेगा, और जब बच्चा बनके चिपकेगा तो ये जो एम्ब्रियो होगा, इस एम्ब्रियो में से ऐसे वायर जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी ऐसे। शुरू में बच्चा तो है नहीं, वो स्पर्म से मिलेगा, ये स्पर्म है मान लो, इससे मिलेगा और एम्ब्रियो बन गया। अब वो एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर यहां आएगा जब, तो इसमें से पतली 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 वायर जैसी स्ट्रक्चर्स निकलेंगी ऐसे, बहुत ही पतली पतली ऐसे ऐसे वायर जैसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर घुस जाएंगी ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये घुस सके इसलिए एंडोमेट्रियम जो है वो ओवुलेशन के टाइम पे बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही थिक हो जाती है, और इसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारा ब्लड बहने लग जाता है इसके अंदर। ये जो धागे हैं इनको कह देते हैं कोरियोनिक विल्लाई, कोरियोनिक विल्लाई। और जैसे ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को कोई पूछे कि तू क्या है, तो एम्ब्रियो क्या बोलता है, ध्यान सुनना, एम्ब्रियो बोलता है कि मैं बड़ा होके, एम्ब्रियो जो है इसमें जब ग्रोथ होगी तो यही तो बच्चा बनेगा ना, कि मैं बड़ा होके बच्चा बनूंगा। तो जैसे एम्ब्रियो बोल रहा है कि मैं बड़ा होके बच्चा बनूंगा, ऐसे ही कोरियोनिक विल्लाई, ये वर्ड याद रखना, कोरियोनिक विल्लाई क्या बोलते हैं कि हमारी जब ग्रोथ होगी, हम जब बड़े होंगे तो यही तो प्लासेंटा बनेंगे ना, यही तो प्लासेंटा बनाएंगे जिससे बच्चा जुड़ता है, यानी कि गर्भनाल इसी से विकसित होती है। अच्छा ठीक है। अब यहां एक और चीज याद रखना, जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रियो ग्रोथ करके बनता है बेबी, है ना, ऐसे कोरियोनिक विल्लाई बन रहा है ग्रोथ करके, किसमें, प्लासेंटा में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां दो बातें याद रखना, दो नहीं तीन बातें, सबसे इंपॉर्टेंट तीन बातें जो याद रखने की यहां पर है। पहली ये कि कोरियोनिक विल्लाई बच्चे के भ्रूण में से, एम्ब्रियो में से डेवलप होंगे और ऐसे घुस जाएंगे इसमें गर्भाशय में, यही आगे जाके प्लासेंटा बनाएंगे। इन्हीं कोरियोनिक विल्लाई से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन को बोलते हैं HCG,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो HCG है, इस HCG का लेवल एकदम से बढ़ता है और ये इतना बढ़ जाता है कि यूरिन में भी निकलेगा। अब ब्लड फ्लो से होते हुए ये जाएगा इसके अंदर और फिर यूरिन में निकलेगा। इसी बेसिस पे प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो किट काम करती है। पहली बात बताइए मैंने अभी तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां जो याद रखने की है इस भ्रूण से रिलेटेड कि भाई ये जाके चिपक गया और ये बन गया, प्लेसेंटा जो बनती है, ध्यान सुनना, प्लेसेंटा जो बनती है वो मेल के जीन्स के इफेक्ट से डेवलप होती है। तो अगर कोई फीमेल में प्लेसेंटा में दिक्कत आ रही है, प्लेसेंटा एम्ब्रियो का पार्ट है, प्लेसेंटा जुड़ेगी फीमेल की बॉडी से, प्लेसेंटा निकलेगी एम्ब्रियो से, बट प्लेसेंटा बनाने का काम मेल के जीन का है। यही सबसे बड़ी गजब की चीज है। फिर एक और चीज याद रखना, अगर किसी वजह से प्लेसेंटा उखड़ जाती है, बहुत लोगों में ऐसा होता है, प्लेसेंटा उखड़ जाती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा उखड़ गई, अब जैसे ही प्लेसेंटा उखड़ गई बेबी की डेथ हो जाएगी, है ना। अब ध्यान सुनना, एंडोमेट्रियम जो है ये रेडी हो रही है। ये वो कंडीशन है जब फीमेल मां बन रही है। अब इमेजिन करो कि फीमेल मां नहीं बन रही, मतलब एक कुंवारी लड़की है या एक ऐसी लेडी है जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है। तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी तो साइकिल चलेगा ना, तो उसमें भी 14th डे पे ओवुलेशन होगा। अगर ओवुलेशन होगा तो उसके अंदर भी जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा, और सिस्टम स्टिमुलेट जब होगा तो उसके अंदर भी जो एंडोमेट्रियम है उसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए कि साहब ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी, और इसमें ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तीनों काम हो रहे हैं। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेडी की जो नॉन प्रेग्नेंट है। अब नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग सेल है, उसके साथ स्पर्म नहीं आया है। तो स्पर्म नहीं आया है तो ओवम जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 24 से लेके 72 आवर्स के अंदर, ज्यादातर 24 से लेके 48 आवर्स के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। अब ओवम की जब डेथ हो गई तो ये ओवम जो है वो एक डेड सेल है। अब पहली बात। दूसरी बात, अब एंडोमेट्रियम जो है वो कोई काम की नहीं है। तो अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी बोलेगी भाई प्रेगनेंसी अगर होती तो ये कंटिन्यू काम आती हमारे, अब एंडोमेट्रियम को बोलेगी तू हमारे किस काम की है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब जो फीमेल है उस फीमेल की बॉडी में अगले 13 से 14 दिन तक सारी डेड सेल्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। डेड सेल्स में कौन कौन आ गया? एक तो फीमेल का एग आ गया जो डेड हो गया है क्योंकि ओवुलेशन हुआ था बट स्पर्म नहीं आया तो एम्ब्रियो नहीं बना। दूसरे नंबर पे उसके अंदर वो सेल्स जो किसकी हैं? एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं। अब एंडोमेट्रियम की मरी हुई सेल्स और ये डेड एम्ब्रियो, ये दोनों बाहर निकलेंगे ब्लड की फॉर्म में, और इसी को बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। यही होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड। यहां तक शायद आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब यह है मेंस्ट्रुअल ब्लड में दो चीजें हैं। एक मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर है मरा हुआ अंडा, दूसरा मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है अंडाणु, अंडे से भी अंडाणु कहते हैं हिंदी के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या है? एंडोमेट्रियम की मरी हुई सेल्स हैं। अब जब फीमेल की नसबंदी होती है, जब फीमेल की ट्यूबेक्टोमी होती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? ये जो ट्यूब्स हैं इनको सील कर देते हैं, ऐसे या तो सील कर देते हैं या इनको काट देते हैं। अब जब इनको सील कर दोगे या काट दोगे तब भी लड़की में ओवरी से अंडाणु तो निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा। अंडाणु निकलेगा तो LH तो रेज होगा, LH रेज होगा तो एंडोमेट्रियम भी थिक होगी, एंडोमेट्रियम भी थिक होगी तो एक टाइम के बाद अंडा भी मरेगा। इस बार क्या होगा? अंडा यही मर जाएगा और मरे हुए अंडे को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, फीमेल की बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। और एंडोमेट्रियम जब मरेगी तो एंडोमेट्रियम निकलेगी पीरियड के ब्लड के रूप में, यानी कि नसबंदी के बाद भी, यानी कि नसबंदी के बाद भी फीमेल में पीरियड आते हैं। बट उस टाइम पे जो पीरियड आते हैं उन पीरियड्स में, तो अब ध्यान से देखो, ये वो फीमेल है जिसकी ट्यूबेक्टोमी नहीं हुई है, उस फीमेल की नसबंदी नहीं हुई है, और ये वो फीमेल है जिसकी नसबंदी हो गई है। तो जिस फीमेल की नसबंदी हो गई है उस फीमेल के अंदर पीरियड ब्लड जब आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड जब आएगा, तो उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर सिर्फ क्या होगी? सिर्फ एंडोमेट्रियल सेल्स होंगी, यानी ओवम नहीं है उसके अंदर, अंडा नहीं है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा तो आप बड़े अच्छे से समझा सकते हैं, दोनों ही चीजों की बात कर सकते हैं। अब फीमेल की बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है, इसीलिए फीमेल के अंदर एनीमिया के केसेस बहुत होते हैं, फीमेल को न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है। बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं, बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं
उनको अप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज को कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जब पीरियड होते हैं तो फीमेल रेस्ट करती है। बहुत सारी जगह तो ये होता है कि घर में रसोई में भी नहीं जाती वो। तो बात ये नहीं कि अशुद्धि है, ये है, वो है, बात ये है कि उस टाइम फीमेल की बॉडी, फीमेल के हॉर्मोन्स एक अलग लेवल पे होते हैं, एक अलग तरह से डील कर रहे होते हैं। राजस्थान में बात चल रही है, इंडिया में बिहार पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने सरकारी स्तर पर पीरियड्स अगर हैं तो फीमेल को छुट्टी मिलेगी। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पे पीरियड्स में फीमेल को 2 दिन की, कहीं पे 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो काइंड ऑफ रेस्ट देने के लिए पुराने टाइम में इस तरह की परंपरा इन्होंने बनाई होगी। तो आगे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो होपफुली आंसर दे दोगे बड़े अच्छे से इसका।